HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल और हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी। कई विषयों पे हम चर्चा भी करेंगे आज। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। लगातार देश के अंदर कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी ओर देश अर्थव्यवस्था से बुरी तरह से बेहाल होता जा रहा है। निजी कंपनियों में लोगों की लगातार नौकरियां जा रही है दिन प्रतिदिन, यानी कि देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी है। कभी भूकंप के झटके आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहा है। तो 2020 यानी कि 2020 अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। आज कुछ एक समस्या है जिस पे हम चर्चा करेंगे। वो मुख्य समस्या है देश की अर्थव्यवस्था। किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। साथ ही HR न्यूज आम जनता से भी अपील करता है कि अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। कुछ सुझाव हम भी दिखाएंगे जो हमें लोगों ने दिए हैं। चौहान साहब से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए और लोग क्या सोचते हैं ऐसी महामारी के दौरान, जब ये देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। लोगों के पास रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा यानी कि झटका लगा है इस दौर के अंदर वैश्विक महामारी में। तो जाहिर है देश हम सबका है और हम सबको मिलकर के देश के बारे में सोचना होगा, देशवासियों के बारे में सोचना होगा। कुछ एक लोगों ने जो हमें अपने सुझाव दिए वो भी हम आपको देखिए दिखाते हैं और भी जो आते जाएंगे हम लगातार आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। चाय पर हैं हमारे साथ नरेश चौहान जी। सीधा एक बात जानते हैं चौहान साहब, देश बड़ी परेशानी में जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, पटरी पे नहीं आ पा रही है। कोई ऐसा सुझाव आपके पास कि जिस तरीके की चर्चा है हम देख रहे हैं लगातार डिबेट में कि नोट छुपवाए जाए, या जिस तरीके से विपक्ष पार्टी कह रही है कि पर गरीब को 7,500 रुपये महीना दिया जाए, आपके पास ऐसा क्या सुझाव है जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे और लोगों को रोजगार भी मिले, अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आए? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को भी और आपके चैनल को आपको धन्यवाद भी दूंगा और उसकी तारीफ भी करूंगा कि आपने थोड़ा सा लीक से हटके, क्योंकि अब पिछले एक किस्म से 3 महीने लगातार एक ही टेप चल रहा है और अब आम आदमी, जनमानस जिसको कहते हैं ना कि अब उसका आदी हो गया है। खुद प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि भाई हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा अब, तो लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया है और लोगों का मानस अब इस वायरस के साथ जीने का बन गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लोगों का तो बढ़ गया। आपने 80 करोड़ आदमियों का तो एक आंकड़ा निकाल लिया और उसको कहीं ना कहीं आपने कैटेगराइज कर दिया। उसको दीनहीन, गरीब, असहाय, बेचारा, मजदूर, जबकि ऐसी बात वास्तव में है नहीं। अगर हम वो टीवी के सीन और जो बच्चे, छोटे छोटे बुजुर्ग, महिलाएं और कंधे पर उठाकर बैठाकर, और कितना एक जज्बा, एक जोश, तो वो लबरेज है, वो असहाय नहीं है। मतलब वो काम मजदूरी का करता है, लेकिन उसको हीन दृष्टि से मत देखो। हाँ, तो सबसे पहला मेरा सुझाव जो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का है, यही है कि आपने 135 करोड़ में से 80 करोड़ को छांट दिया। बाकी आपने 55 करोड़ को छोड़ दिया। उस 55 करोड़ को एक किस्म से आपने
शासक वर्ग में शामिल कर दिया, उसको एक किस्म से वीआईपी वर्ग में शामिल कर दिया, उसको एक किस्म से कि भाई इसको कोई राहत देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो रजवाड़ा है, सही मायने में तो ये तो राजाशाही हैं, हाट से धन्ना सेठ हैं, ये अपना गुजारा भी कर लेंगे, सरकार को टैक्स भी दे देंगे, और जो हमारे ये सेंटर खुले हैं शेल्टर होम, इनमें खाना भी पहुंचा देंगे, समाज सेवा भी कर देंगे, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दान दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी दान दे देंगे। मतलब उस 55 करोड़ को आपने बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। उसमें हमारे एमपी साहब भी आ गए, एमएलए साहब भी आ गए, मंत्री महोदय भी आ गए, हमारे जनप्रतिनिधि भी आ गए। तो मैं पहला ही सुझाव कि आप इस 80 और 55 करोड़ को एकदम रिवर्स कर दो। जो ये 80 करोड़ आपने छांटे हैं मजदूर, इनको, क्योंकि आज एक क्रेज है सरकारी नौकरी का, मतलब मजदूरी का कोई क्रेज नहीं, मजदूर तो भिखारी है, यतीम है, लाचार है, वो तो कुछ करता ही नहीं देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। बाकी तो सब ए डिग्री का, बी डिग्री का, सी डिग्री का, डी कैटेगरी का जो सरकारी कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, धन्ना सेठ है, फैक्ट्री चलाता है, दुकान चलाता है, वो लोग हैं जो वो करते हैं। तो आप इस 80 करोड़ को प्रवासी मजदूर मत कहो, मजदूर मत कहो, आप ए ग्रेड की तो नौकरी नहीं दे सकते। मेरा सुझाव है कि आप इनको डी ग्रेड की सरकारी नौकरी में शामिल करो, ताकि इनको दिहाड़ी नहीं चाहिए। अब हमने पहले ही अपने विश्लेषण में जब ये शुरुआत हुई, हमने कहा था कि ये एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बाद में ये बात कही कि ये एक अवसर भी है हमारे लिए महामारी। हमने अपने पहले ही इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि सरकार को अपनी खामियां, अपना घर, अपनी गिरेबान झांकने का एक अवसर दिया है। इस पहले ही लॉकडाउन में हमने ये बात कही थी कि कहां कमियां हैं, कहां रोजगार, कहां हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगा रखे हैं कर्मचारी, कहां डीसी रेट पे हमने लगा रखे हैं, और उनसे वो बड़े बड़े काम करवा रहे हैं हम। तो उनकी ना तो इंटेग्रिटी कोई अच्छी हो सकती, क्योंकि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उससे एक दिहाड़ी वाला काम करवा रहे हो, तो वो कहीं भी कभी भी बेईमान हो सकता है, डाटा चोरी कर सकता है, फाइलें इधर से उधर कर सकता है। तो आप इन मजदूरों को 80 करोड़ को गवर्नमेंट नौकरी का जो डी कैटेगरी है उसमें इनको शामिल करो, और जो आपकी ऑलरेडी ए बी सी कैटेगरी हैं सरकारी नौकरी की, उनको थोड़ा सा रिवर्स कर दो। मतलब उन्होंने कोई लाख ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 75,000 ले रहा है, उनको डीसी रेट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो मैं कहूंगा कि नहीं, लेकिन चलो इनसे डबल रेट पर उनसे अब काम करवाओ कि भाई तुम्हें बहुत बेनिफिट मिल गए, सारी चीज मिल गई। अब हम एक किस्म से समानता लाना चाहते हैं समाज में, एक रूपता। हमने वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन पेंशन, हमने मतलब हम जब एक राष्ट्र, एक भारत और एक नागरिक, एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब जब सब
सब एक रूपता ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस कैटेगरी को भी, मतलब लोग राजनीतिक रूप से मनु की वर्ण व्यवस्था को कोसते हैं, लेकिन उन्होंने मनु की उस व्यवस्था को पढ़ा ही नहीं है। वो यही तो व्यवस्था थी कि जो जैसा काम कर रहा है उसको उस कैटेगरी में डाल दो। आज इस 3 महीने में यह साबित हो गया है कि हम सब 135 के 135 करोड़ भिखारी भी हैं, गरीब भी हैं, असहाय भी हैं, निर्बल भी हैं, कमजोर भी हैं और राष्ट्रवादी भी हैं। तो सब आत्मनिर्भर भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, सब एक कैटेगरी में लाकर इस कोरोना ने खड़े कर दिए हैं। तो अब इससे निकलने का, हम जब अनलॉक फेज 1 किया है, तो ऐसे ही अब अनलॉक फेज 2 में हमें कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिस बात के लिए ये मोदी, बीजेपी की और एनडीए की गवर्नमेंट नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मंत्री टीवी पे मोदी गवर्नमेंट कहते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट 2 अब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती हैं। और इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा, 1970-71 में, मतलब राजे रजवाड़ों ने 550 के करीब रियासतें थी जिन्होंने अनकंडीशनल, 1-2 ये जम्मू कश्मीर वाली हुई या वो हैदराबाद वाली हुई, उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई शामिल होने में देश में, भारत में, लेकिन बाकियों ने अनकंडीशनल अपने को सरेंडर कर दिया था। अपनी सारी जायदाद, जमा पूंजी, वो सब भारत सरकार को समर्पित कर दी थी। और उस चीज को देखते हुए बाकायदा एक पैक्ट बना था, और वो पैक्ट भी लौह पुरुष जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो अकॉर्ड साइन किया था कि भाई आपको, आपके परिवार को जीते जी प्रीवी पर्सेस, आपके रहन सहन के मुताबिक, ताकि आपने अपने उस रियासत को इसमें शामिल कर दिया है, तो हम वो प्रीवी पर्सेस देंगे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी उस टाइम इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक किस्म से प्रधानमंत्री वो वंशवाद की या कोई ना कोई बात रही थी, एक विद्रोह की सी बात आ गई थी। राजे रजवाड़ों ने भी कहीं ना कहीं आंख दिखानी शुरू कर दी थी, जो इलेक्ट होके आए थे इस डेमोक्रेसी में भी। तो इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और देश हित में, कि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति उस टाइम भी देश की कमजोर थी, डावाडोल थी, इन राजे रजवाड़ों के सभी प्रिवी पर्स जो है एक संविधान के अमेंडमेंट से खत्म कर दिए थे। तो आज 70 के बाद 50 साल हो गए, वो राजे रजवाड़े तो 550 थे, और आज मैं समझता हूं कि 10,000 या इससे भी ज्यादा जो विधायक, विधान परिषद के सदस्य, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, उनकी संख्या हजारों में है। वो नए राजे रजवाड़े पैदा हो गए हैं जो अपने टेन्योर में भी तनख्वाह लेते हैं, सेवक नहीं है वो हैं सरकारी मुलाजिम। वो तनख्वाह लेते हैं, भत्ते लेते हैं, प्रिविलेज लेते हैं और बाद में पेंशन लेते हैं। तो दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जहां प्रीवी पर्सेस, उन्होंने तो राजे रजवाड़ों ने अपनी रियासत, खजाने और अपने रिसोर्सेज देश को दिए थे, इन्होंने तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी की धारणा है कि राजनीति आज एक सबसे प्रॉफिटेबल व्यवसाय बन गया है, इन्होंने तो कहीं ना कहीं लूटा ही है, खसोटा ही है, अपने घर परिवार भरे हैं। तो इनकी पेंशन एकदम बंद कर दे। जनाब, हम ये कह रहे हैं उसी का एक खामियाजा देश भुगत रहा है कि जैसे ही कोरोना महामारी आई, हम लोग 2 महीने इंतजार नहीं कर सके, 2 महीने नहीं बैठ के खा सके, देश को आजाद हुए। हम कहते 70-75, अगर साल में एक दिन का भी अगर हम खर्चा निकालते देश के लिए, तो 70 साल में 70 दिन तो हमें बोलना नहीं चाहिए था।
वो स्थिति आ गई, करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल चले, व्यवस्था हम नहीं बना सके, बड़ी बड़ी हम रैलियां करते हैं, उसके लिए हमारी 24 घंटे की कॉल पे रैली हो जाती है, ये स्थिति है। अच्छा, ये तो अब आपने कहा सरकारी लोगों के लिए। अब हमारा अगला सवाल ये है, प्राइवेट कंपनियां जो हैं वहां भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता उनको भी अब कुछ इस तरीके की गाइडलाइन, जैसे वो लोग नौकरी से हटा रहे हैं, 20 साल आपने नौकरी की, आपको हटा दिया, आप 80,000 तनख्वाह ले रहे हैं, हमारा ये सुझाव उसको हटाने की बजाय क्यों ना उसकी सैलरी कम करके उसको नौकरी पे रखते, उस बर्बाद भी नहीं होता, उसका परिवार भी संकट में नहीं आता, 1 लाख की 80,000 की जगह उसको 20-25 हजार सैलरी मिलती, काम भी होता रहता, और उसकी जगह आप 3 लोगों को और भी नौकरी दे सकते थे। मोहनलाल जी, तो ये कैसा सुझाव है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो व्यवहारिकता है, हम और आप भी जानते हैं, हमारे आसपास भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, धारवेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब हम मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है। हम व्यवहारिकता अगर देखें तो आज हम कहने को कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर हम अभियान चलाएंगे, लेकिन हमने इन 70-72 सालों में या मोदी गवर्नमेंट पार्ट 2 या पार्ट 1 में लगाएं, अगर हम अपना सही मायने में ईमानदारी से आकलन करें तो हमने विदेशी पूंजी को, विदेशी कंपनियों को यहां बैठाया है, उनको पनपाया है, और विदेशी कंपनियां जब आती हैं, कोई निवेश करती हैं, तो उनकी अपनी टर्म्स कंडीशन होती है, तो वो जैसा चाहें गवर्नमेंट उसमें चू नहीं कर सकती। जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो आप बात कह रहे हो, वहां ये चीजें हो सकती हैं कम बत्ती, और वो जो फैक्ट्री मालिक हैं हमारे यहाँ, अग्रवाल मेटल हुआ या कोई गुप्ता, इसका नाम नहीं लेंगे, नहीं मैं कह रहा जैसी कोई छोटी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, मतलब वो इस जुगाड़ में काम करती हैं। लेकिन आप कोई सैमसंग है और कोई जापानी है, कोई कोरियन है, या उन बड़ी कंपनियों में तो आपका अधिकारी भी नहीं फटक सकता। आप और हम तो बात की दूर है, वो उनके तार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट भिड़े रहते हैं। उन्हें किसको क्या देना है, किसको क्या मदद करनी है, क्या नहीं करनी है, उनका अपना ही सिस्टम। नहीं, उसके अलावा भी और बहुत सारे विषय निकल के आए। देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं रेवाड़ी में सत्य प्रकाश जी, जो सीधा तौर पे किस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम अपनी सैलरी कम करने को तैयार हैं। ऐसे हजारों टीचर्स हैं और महकमे के लोग हैं। क्या अगर हम सब इस तरीके की पहल, अनूठी पहल करें, तो आपको नहीं लगता जो लाखों करोड़ों गरीब बेरोजगार है उनके घरों का चूल्हा जल सकता है? जलेगा। मैंने कहा ना, हम उस कैटेगरी, उनको हम ये गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, ये डिसीजन, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसका तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई जो ABC ग्रुप की सरकारी नौकरियां हैं उनको थोड़ा सा डाउन करो, वो हम मान लें। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ है, प्रॉपर्टी डीलर हैं। आपको बता दें, सरकारी महकमों में जो एक रजिस्ट्री क्लर्क है, उसके भी 20-20 प्लॉट एक शहर के अंदर हैं, करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है, पटवारी हैं और हैं, यानी कि कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके पास अथाह प्रॉपर्टी, अथाह संपत्ति है। आपको नहीं लगता इस टाइम सरकार, जैसे मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लाया जाएगा, आय से अधिक संपत्ति वालों पे कार्रवाई होगी, नहीं लगता अभी मौका है और उनको कहीं ना कहीं लेकर के जिस तरीके से देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि संकट बड़ा है। अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो लूट खसोट का, जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस तरीके से सरेराह लूट लिया गया, तो इस तरीके की स्थिति सामने आएगी। उससे पहले कोई व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, अच्छी बात है, और उस व्यवस्था को अब करना चाहिए। जो मैंने बताया ना कि उस चीज का अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर इन चीजों को, इन फैसलों को डिसाइड करे, क्योंकि गवर्नमेंट जब डिसाइड कर देगी तो मान, अब देखो नहीं, आपको मेरे एक और सवाल, आपको क्यों लगता है गवर्नमेंट कर देगी? नहीं, गवर्नमेंट लगता है कि मोदी सरकार कर सकती है? कर सकती है। कैसे? जैसे आप कह रहे हो इच्छा शक्ति है मोदी सरकार में, क्यों नहीं है? बहुत कुछ करके दिखाया इन्होंने 6 साल में, ऐसा नहीं है। जैसे
मतलब सबसे बड़ा तो यही जम्मू कश्मीर वाला मामला हो गया। मतलब उस चीज को जो लटका हुआ था बहुत दिनों से, वो सारी चीजें सालों से, मतलब मंदिर का मामला था, ये चीज इन्होंने कर वो दी। तो वो मेरा मानना है वोट बैंक था। लेकिन जैसा अब आप कह रहे सांसदों की, विधायकों की, क्या मोदी जी इतना कर सकते हैं इन सांसदों से, विधायकों से, राज्यसभा सांसदों से, पूर्व विधायकों से सीधा लड़के उनकी सैलरी बंद कर दी जाए? क्या ऐसी इच्छा शक्ति होगी? क्यों नहीं? आपने देखा नहीं? आप अगर गौर से देखो कि इस पिछले 6 साल में किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने चूं करी है क्या? मतलब कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन एक छत्र राज मोदी और शाह की जोड़ी का है। कोई आदमी अपनी भावना भी व्यक्त नहीं कर रहा, इतनी तगड़ी कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा। विपक्ष समर्थन देगा इस चीज? विपक्ष नाम की कोई चीज हम नहीं। एक बार जान रहे हैं, जैसे जो लोग पूर्व विधायक है या वो विरोध करेंगे या क्या करेंगे। विपक्ष नाम की कोई चीज, क्योंकि विपक्ष के पास एजेंडा नहीं। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। वो बेशक हो, अब हो गई, अब पालन हो गई नहीं कोरोना में। हमने क्या कहा था? आज भी हम उसी बात पर अपने पहले शुरुआती इंटरव्यू में, कि ये सब एक किस्म से अघोषित इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इमरजेंसी डिक्लेयर किए बिना कोई भी कानून, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो और चाहे ये महामारी वाला एपिडेमिक एक्ट हो, कोई भी एक्ट उनको वायलेट नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता। लेकिन इन 3 महीनों में सब कुछ रोका गया, जो कि एक किस्म से गलत है, नाजायज है, इलीगल है। हमने अपने पहले इंटरव्यू में कहा, जिस दिन स्थिति सामान्य होगी उस दिन अदालतों में अंबार लगेंगे केसेस के, कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। हम यही कह रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सरकारी वकील हैं, सॉलिसिटर हैं, भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं। जैसे खुद अभी तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीडिया पे जो टिप्पणी की, उसको लेकर के काफी विवाद बना। ये भी कितनी तनख्वाह ले रहे होंगे? आपको नहीं लगता इतनी तनख्वाहें लोगों को अब नहीं लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए? अथा कह रहा कि तो वही हम कह रहे हैं, इच्छा शक्ति काम करेगी क्या? करनी पड़ेगी। अब अंदर की बात, और वो बाहर भी आ रही है चीजें। सरकारी मुलाजिमों को कहीं ना कहीं कई स्थानों पर सरकारें तनख्वाह भी नहीं दे पा रही। ये लॉकडाउन खोलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। आवागमन जो है, मनी सर्कुलेशन, वो नहीं बढ़ पा रहा था। तो सरकारी खजाने पर भी वो, और सरकार के पास तो एक बीच में किसी का सुझाव भी आया था, और वो कोई बुरी बात भी नहीं है। चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में जब वो प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही क्राइसिस में उन्होंने जो आरबीआई के पास और खजाने में हमारे पास वो सोना बेच दिया था। आज जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मतलब A to Z, किसी एक का नहीं, उनके पास अकूत धन दौलत, हीरे जवाहरात और नकदी है। उस चीज को कहीं ना कहीं उसमें सिस्टम में डालना चाहिए। एक और जानकारी चाहिए। जैसे सुपर पावर अमेरिका है, उसने अपने नागरिकों को इतने इतने डॉलर दिए, तमाम देश का अच्छा खासा बजट रहा। हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई, उससे भी ज्यादा थी, मिला किसी को 1 रुपया नहीं।
यानी कि हम एक और कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, एक हम लोन देकर के उसको कर्जदार बनाने की तैयारी। कर्जदार लेके क्या आत्मनिर्भर बन सकता है? या जो हमारा जो सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम करके उसी सैलरी में हम 5 और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक टीचर 80,000 तनख्वाह ले रहा है, प्राइवेट में वही टीचर, उससे भी अच्छा पढ़ा लिखा टीचर, उससे भी अच्छा एजुकेटेड टीचर 10-12 हजार में काम कर रहा है। और सरकारी टीचर जिसे अपना नाम नहीं लिखना आता, आपने देखा होगा लगातार, जिसको इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पता क्या होती है, वो 80-90 हजार तनख्वाह ले रहे हैं। आपको नहीं लगता अब ये मौका है और इन लोगों को बदल करके बदलाव करना चाहिए? उस 80,000 में हम 5 और टीचर रख सकते हैं। मोहनलाल जी, यही जो आप बात कह रहे हो, मैं यही तो कह रहा हूं कि आपके पास सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं, आप किसको दे दोगे? जब मैं कह रहा हूं कि इन 80 करोड़ को ग्रुप डी कैटेगरी में आप सरकार, मतलब मनरेगा, ये सब एक किस्म से बनावटी बातें हैं, चाहे ये कांग्रेस ने शुरू करे हो या इन्होंने लागू करे हो, इनसे कस्सी चलाने से उनसे काम नहीं चलता। उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं हौसला बुलंद उनका होना चाहिए। आज ग्रुप डी की नौकरियों में पीएचडी, हम तो कोर्ट कचहरी में देखते हैं, चपड़ासी के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पोस्ट ग्रेजुएट और जो डॉक्टरेट किए हुए हैं वो चपड़ासी के लिए लाइन में, वो तो मनरेगा में भी दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई बीकॉम किया हुआ है, कोई एमकॉम किया हुआ है, तो लेकिन वो 280 रुपए से क्या गुजारा हो जाएगा? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको ग्रुप डी सरकारी एक आपने एरिया पर, चाहे अगर पेंशन ना मिले उनको, वो भी दो, क्योंकि आप उनसे फिर काम लो, आप उनके काम की खेती बाड़ी को, आप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहां बावड़ में भी सेंटर खोल दिया छोटा, और एग्रीकल्चर को आप कहीं ना कहीं एक सरकारी रुतबा, आप उसको किसान को एक किस्म से बिल्कुल असहाय अन्नदाता भी कहते हो, माई बाप भी कहते हो, लेकिन उसकी दुर्गति भी आप, जब वो फसल लेके आता है या फसल बोता है, कटवाता है, कितनी दुर्गति होती है, ये हम किसान भी हैं, तो उस दर्द को हम व्यक्तिगत रूप से भी महसूस करते हैं। तो उस खेती को भी आप सरकारी, आप अपने इदारे बदलने पड़ेंगे, मायने आपको बदलने पड़ेंगे कि अब इस कोरोना के बाद कैसे जीना है, गवर्नमेंट की क्या रूपरेखा होगी, वो नजरिया भी आपको बदलना पड़ेगा। नहीं, एक तरफ आप कह रहे बदलना पड़ेगा, एक तरफ सरकारें, केंद्र की सरकार ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कोरोना से आम जनता को स्वयं लड़ना है, स्वयं अपना बचाव करना है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा। 15 दिन के अंदर जो ये प्रवासी मजदूर है, जिनको हमने अपना एक नाम दे दिया मीडिया ने प्रवासी मजदूर, हालांकि वो सारे प्रवासी नहीं है, कोई अच्छी नौकरियों में भी है, कोई बढ़िया तनख्वाह भी ले रहा था, उसको छोड़ के आना पड़ा, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों की तादाद में फैक्ट्रियां बंद हुई है। क्या लगता है इतनी बड़ी चुनौती से अब किसी तरीके से, जैसे अमेरिका के अंदर सब नागरिकों को पैसा दिया, क्या इंडिया में इस तरीके की इच्छा शक्ति हो सकती है राजनीतिक पार्टियों की? राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति हो या ना हो, लेकिन हम जो है ना, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी मानसिकता आम नागरिक की, हिंदुस्तानी की, अभी हमारी मानसिकता ऐसी नहीं। हमारी मानसिकता में रोग है, हमारी मानसिकता में खोट है, हमारी मानसिकता में बेईमानी है, हमारी मानसिकता में भ्रष्टाचार है। तो गवर्नमेंट का इतना मैं नहीं कहूंगा जितना हमारी मानसिक, तो उस मानसिकता को विकसित करने के लिए ही हम ये सुझाव दे रहे हैं कि आप इन चीजों के स्टैंडर्ड बदलो। तो आपने मानसिकता की बात की, अब हम इस मानसिकता पे आ जाते हैं। अभी इस लॉकडाउन के दौरान लगातार 3-4 केस आए। एक हाल ही में कल का ताजा केस आपने देखा होगा, एक भाजपा नेत्री है, चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई, कल सेक्रेटरी को जाकर के सरेआम थप्पड़ मार दिया। उससे पूर्व केरला में आपने देखा होगा, हाथी के बच्चे को बारूद खिला दिया गया। क्या ये इंसानियत? जिस तरीके से स्टेशन में देखा प्रवासी मजदूर, उसकी मां मर गई, वो छोटा सा बच्चा चद्दर खींच रहा है। क्या लगता है इंसानियत हमारे अंदर है या खत्म हो गई है, या हम बिल्कुल संवेदनहीन पूरी तरीके से हो गए? मैं वही कह रहा हूं कि हमारी मानसिकता नहीं है, हमारी
वो भाजपा नेत्री की आप बात कर रहे हो, तो मैं तो नहीं समझता कि भाई भाजपा वो कब ज्वाइन हुई, पता नहीं उसे भाजपा की टिकट मिला है, पता होगा। टिकट तो हम अपने इंटरव्यू में मोहनलाल जी पहले बहुत बता चुके हैं कि भाजपा आज वो भाजपा नहीं है, कांग्रेस से भी 2 कदम आगे जा चुकी है। टिकट तो पता नहीं कई क्राइटेरिया होते हैं, पैसे का भी क्राइटेरिया होता है, जीत का भी क्राइटेरिया होता है, पॉपुलैरिटी का भी पता नहीं कितने क्राइटेरिया होते हैं। तो ये कैसे कह दोगे आपके वो भाजपा नेत्री थी या भाजपा नेत्री है? हाँ, ये है कि भाई अपने उस मानसिकता से पुलिस वाला ले लिया, गनमैन ले लिया, 2 आदमी 4 आदमी अपने साथ लगा लिए, नहीं मारना उसको, सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना कहां तक? ये तो एसपी ने कल भी आ रहा था टीवी पर, उस आदमी ने, उस अधिकारी ने कंप्लेंट दे दी, कानून अपना काम करेगा। और ये हम उस अधिकारी की भी तारीफ करेंगे कि उस नेत्री ने आज तक शायद कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी है, जबकि उसके साथ उसका गनमैन था या वहां ड्यूटी पे था कोई पुलिस वाला या किस दबाव में कोई पुलिस उसके साथ वहां उस वीडियो में दिखाई दे रही है, लेकिन उस अधिकारी ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कानून अपना काम करेगा। हथनी की जहां तक वो बात थी, तो वही में मानसिकता की हम बहुत ही गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं कि एक फिल्म आई थी ना, हाथी मेरा साथी, जब आदमी वो इस तरह का गाना है कि भाई। चलिए एक आपसे अंतिम सवाल और कर लेते हैं, हमारे जहन में है वो, क्योंकि आज हम प्रोग्राम काफ़ी हमारा बड़ा हो गया। चौहान साहब एक बात बताइए, ये कोरोना वैश्विक महामारी थी, इसके अंदर काफ़ी सारा बजट भी आया और आपने देखा होगा सरकारों के भरोसे मत रहिए। सरकारों से भले ही प्रवासी मजदूरों को खाने को नहीं मिला हो, तमाम जगह सरकारें फेल रही है। ये आम जो सामाजिक संस्थाएं हैं या धन्ना सेठ हैं, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको दोनों टाइम खाना खिलाया और खिलाया। दूसरी ओर एक चर्चाएं हैं कि इस वैश्विक महामारी में लोगों ने पुड़िया भी बहुत बनाई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो राजनेता है, किसी न किसी रूप में उसने इस बजट को लूटा भी है। यानी कि फर्जी बिल बनेंगे या देश भर में क्या कुछ होगा। ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस वैश्विक महामारी में भी मुनाफा सोचना, कमाना, फर्जी बिल बनवा के या किसी भी तरीके से या गबन करना या किसी भी भोजन में बिल फालतू बनाना, मान लो 10 रुपए की चीज आपने 20 का बिल बनवा लिया, खा लिया, या रोटी देनी थी 10,000 लोगों को, आपने दिया 8,000 लोगों को, फर्जी आलू का बिल, फर्जी जो प्याज का बिल, फर्जी आटे का बिल। अगर ऐसा कोई कर्मचारी या कोई करता है वैश्विक महामारी में देश भर के अंदर कहीं भी, हमने तो आपको लगता है उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई इस दुनिया में हो सकता है? बार बार वही बात आ रही है कि हम बहुत गिरावट की मानसिकता है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। जो आपने इच्छा शक्ति राजनीतिक पूछी ना, और हमने पहले भी बताया और अब भी बता रहे हैं कि ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट सजग है और गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है। 5 लाख चाइना से वो किट मंगवाई और वो मशीन टेस्टिंग की। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ये छोटी मोटी पुड़िया की बात छोड़ो, बड़े बड़े पुड़े बने और पकड़े गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्शन होना चाहिए। क्या ऐसा पैसा खा करके या जो लोग खा रहे हैं, क्या उसका परिवार खुश है, उसके बच्चे खुश हैं कि हमारा बाप, हमारा पति, हमारा भाई इस तरीके की बेईमानी करके लाया और हम आराम से निवाला खा रहे हैं? क्या पेट में वो निवाला जाता है? क्या उनको डर है ये पैसा कैसे हमारे अंदर से निकलेगा? कि जब तक वो राष्ट्रभक्ति, जब तक वो राष्ट्र के प्रति समर्पण हम नागरिकों में ना पैदा करें, तो इसका एक ही इलाज है कि आप इस गरीबी के राग को छोड़ो, इस राग को अलापना बंद करो। मतलब कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ 50 साल तक राज किया। आप भी अब इस चीज को हटा दो। मतलब कोई भी आदमी देखो अपने कर्म से भी, निकम्मे आदमी को आप चाहे 10,000 महीने के उसके खाते में डलवा दो या 20,000 डलवा दो, अमेरिका में भी, विदेशों में भी
वहां भी ऐसे निठल्ले नालायक आदमी बहुत हैं जो जो पैसा मिलने के बाद भी जब कुछ नहीं कमाओगे तो आप बर्बाद ही होगे। करना क्या तो चाहिए? अब यही राष्ट्रभक्ति, वो जॉब की हमने बता दिया कि आपको ये नजरिए बदलने पड़ेंगे इस जॉब के क्राइटेरिया को। उसको मजदूर मत कहो, उसको सरकारी कर्मचारी का दे दो, काम लेकर और उससे काम करवाओ। खेती बाड़ी को मतलब ये मत समझो कि भाई ये किसान की ड्यूटी है, नहीं, ये भाई एक सरकारी महकमा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है ये चीज। आप इतना सब कुछ करते हो तो वो खेती बाड़ी भी आप करवाओ। आपने गांव गांव में मंडियां पहुंचा दी, ऐसे ही प्रोक्योरमेंट करो, ऐसे ही वहां बिजाई करो, ऐसे ही बुआई करो और ऐसे ही पानी की सिंचाई करो। तो इस तरह की मानसिकता और एक राष्ट्र प्रेम के मतलब आपने अब ये सरकारी कर्मचारी तो आपने बना दिए सरकारी पूत और ये मजदूर बना दिए बेचारे कि भाई ये तो प्रवासी हैं और ये तो मजदूर हैं। जब तक आप राष्ट्रपूत नहीं बनाओगे हर एक नागरिक को तब तक उद्धार नहीं हो सकता। तो देखिए ये हमने आपको सुनाया, चौहान साहब ने भी सीधा सीधा कह दिया कि ऐसी महामारी में भी अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो शायद उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। वो अपने अंदर तो गिरा हुआ है ही, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कितना ही कुछ कर लीजिए, किसी से लाख छुपा लीजिए। लेकिन हमने आपको बताया कि जो ये अर्थव्यवस्था गिर रही है उससे हमने कुछ चर्चा की कि किस तरीके से हम इससे उबर सकते हैं। और हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसका हमने उदाहरण भी दिया कि अगर हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है और खाने के लिए रोटी 50 करोड़ है तो 135 करोड़ में कैसे डिवाइड हो, ये हम सबको मिलके सोचना होगा, बरोबर का उसको सम्मान भी देना होगा ताकि वो भी भूखा ना रहे और हम भी भूखा ना रहे। इसको लेकर के अब सरकारों को कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी, जैसा सुझाव भी चौहान साहब ने दिया है। और उस अधिकारी भी हम आपको सुनाते हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जिन्होंने हमारा दिल जीत लिया ये पहल करके कि वो इस चीज़ के लिए एग्री है, उसकी तनख्वाह अगर 25% भी की जाए तो वो काम करने को तैयार। मेरा सर इस बारे में यही कहना है कि जो है कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम सबको जो है मिलकर ही देश के लिए कुछ करना होगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हम जैसे सभी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी जो है 20-25% या आधी तनख्वाह के लिए भी हम आधे वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार है। मेरा ये सुझाव है अगर सभी कर्मचारी सहमत हो तो एक क्राइटेरिया बना लिया जाए 25% तनख्वाह का या 50% वेतन काटने का, और उसके बाद उसको जो है सरकार अपने तरीके से गरीब जो हमारे भाई है बेरोजगार है उसको काट के सभी गरीब भाइयों में जो मजदूर है हमारे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको उपलब्ध करा दे। उस पर हम सहमत हैं। फिलहाल इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।